Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन by अभी। तो हमने पिछले वीडियोस में हमने ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया के हेडिंग के अंदर हमने ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एज वेल एज ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर को हमने पढ़ा। आज की वीडियो में हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठा को डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो जो मराठा है इनका जो कालानुक्रम है वो 1674 से लेकर 1818 तक चलता है। ठीक है, यहाँ पर मराठा जो साम्राज्य है उसकी स्थापना शिवाजी के द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो साम्राज्य है उसे चलाने के लिए दो व्यवस्था की गई थी। ठीक है, एक थी छत्रपति जिसे हम राजा भी कहते हैं, और दूसरी व्यवस्था जो थी उसे पेशवा कहते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो शिवाजी जो है वो पहले पेशवा होते हैं और साथ ही मराठा के साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वह भी शिवाजी ही हैं। ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना 1674 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1665 में जयसिंह और मुगल की जो संयुक्त सेना थी उनके साथ शिवाजी के युद्ध होते हैं, और उस युद्ध में क्या होता है कि शिवाजी की हार हो जाती है और शिवाजी जो है यहाँ पर पुरंदर की संधि को साइन करते हैं 1665 ईस्वी में। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि शिवाजी फिर अपने जो सेना है उसे फिर से वापस अरेंज करते हैं और साथ में तैयारी करके वापस क्या होता है कि फिर से 1674 में आपका एक और युद्ध होता है, और यहाँ पर क्या होता है वो जो आपका रायगढ़ है वहाँ के किला पे शिवाजी का कब्जा हो जाता है। और इस युद्ध में विजय के बाद क्या होता है कि शिवाजी जो है उन्हें छत्रपति का जो उपाधि है वो दिया जाता है। ठीक है, तो शिवाजी हैज़ बीन कन्फर्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति आफ्टर ही कॉन्क्वर्ड द फोर्ट ऑफ रायगढ़। ओके, जो शिवाजी है उन्हें जो इंडियन नेवी है उसका फादर भी कहा जाता है, तो ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने नेवी पर काफ़ी अच्छा काम किया था और एक अच्छी खासी नेवी जो है इंडिया के पास शिवाजी के अंडर में थी। ठीक है, इसके बाद जो अगले छत्रपति आते हैं उनका नाम है संभाजी। ठीक है, और संभाजी की हत्या जो है वह औरंगजेब के द्वारा कर दी जाती है। इसके अलावा इसके बाद जो अगले पेशवा बेसिकली छत्रपति होते हैं वह होते हैं शिवाजी टू। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है माइनर होते हैं, तो माइनर होने की वजह से क्या होता है राजा राम और ताराबाई जो है उनके अंदर जो सत्ता है वो उनके पास रहती है। ठीक है, इनके बाद क्या होता है साहू जी जो है उनके पास वो छत्रपति बनते हैं। साहू जी के काल क्रम में ही एक जो प्रमुख घटनाएं होती है जिसमें क्या होता है इस वक्त राजा जो होते हैं काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, छत्रपति की जो पावर है वो कम हो जाती है। तो क्या होता है कि जो सारी शक्तियाँ हैं जो अष्टप्रधान जो शिवाजी के द्वारा स्थापित किए गए थे उसमें से जो एक प्रमुख प्रधान थे जिसे पेशवा कहा जाता था, तो जो सारी शक्तियाँ थी वह पेशवा में ट्रांसफ़र कर दी जाती है साहू जी के ही शासनकाल में। ठीक है, साहू जी के बाद एक और पेशवा एक और छत्रपति आते हैं जिनका नाम रहता है राजा राम द्वितीय। ठीक है, तो आप क्या करेंगे हम लोग जो पेशवा है उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पेशवा ने ये आगे चलकर जो मराठा साम्राज्य है उसको चलाएंगे। ठीक है, तो जो पहले पेशवा होते हैं उनका नाम होता है बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, इनका जो शासनकाल होता है वो 1713 से लेके 1720 के बीच में होता है, यानी कि ये लगभग जो मुगल के फारूक सियार थे उनके समकालीन थे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि उस बेसिकली जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो इनके कालक्रम के समय में क्या होता है कि जो छत्रपति होते हैं उनकी जो शक्तियाँ वो काफ़ी कम हो जाती है और जो सारी शक्तियाँ हैं वो पेशवा के पास हस्तांतरित कर दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो पेशवा का पद है वह भी हेरिडेटरी कर दिया जाता है, यानी वंशानुगत कर दिया जाता है, यानी कि जो पेशवा है उसका बेटा आगे चल के पेशवा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉरी जो बालाजी विश्वनाथ हैं वो क्या करते हैं कि सैयद ब्रदर जो होते हैं सैयद बंधु जो होते हैं उनकी सहायता करते हैं और फारूक सियार को मुगल जो शासन की गद्दी है यानी मुगल की गद्दी से हटा देते हैं। ठीक है, हटाने में मदद करते हैं किसके, तो सैयद ब्रदर की मदद करते हैं किसे हटाने में, तो फारूक सियार को हटाने में। ठीक है, अगले जो पेशवा आते हैं उनका नाम है बाजीराव वन, जिनका जो कालानुक्रम है 1720 से लेकर 1740 तक रहता है। बीच में एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी करके। ठीक है, तो वो जो मूवी है वो इनके स्टोरी पर ही बेस्ड है। ठीक है, जो मस्तानी होती है वो छत्रसाल रूलर जो है उनकी बेटी होती है। ठीक है, यहाँ बाजीराव वन है जो वो क्या करते हैं गोरिल्ला पद्धति जो है उसका इस्तेमाल करते हैं युद्ध में।
गोरिल्ला पद्धति क्या होता है कि इसमें ये युद्ध का एक नीति है, जिसमें क्या होता है कि कम संख्या में भी सैनिक जो होता है छुपकर जो होता है वो सैनिकों पर दुश्मन सैनिकों पर हमला करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कहीं जंगल में, घने जंगलों में या पहाड़ों के बीच छुप गए, और जब वहाँ से कोई सेना गुजरती है तो उन्हें घेर कर उन पर हमला किया जाता है। इस पद्धति को हम लोग गोरिल्ला युद्ध पद्धति या गोरिल्ला वॉर टेक्निक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो इस्तेमाल है वो बाजीराव प्रथम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बालाजी है, बेसिकली बाजीराव हैं, बाजीराव प्रथम हैं, इन्होंने क्या किया था कि इनका जो कभी साम्राज्य काफ़ी बड़ा होते चला गया था मराठाओं का, तो उन्होंने क्या किया था, जो छोटे छोटे एरियाज़ में अपने साम्राज्य को बांट दिया था और अलग अलग जगह पे अलग अलग रूलर्स को उन्हें हैंडल करने के लिए दे दिया था। जैसे कि आपका ग्वालियर में सिंधिया को दे दिया गया था, इंदौर में होलकर को दे दिया गया था, नागपुर में भोसले को दे दिया गया था, पुणे में पेशवा को दे दिया गया था, एंड वडोदरा जो है गायकवाड़ के अंदर दे दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जो बाजीराव प्रथम है, ये पहले मराठा रूलर बनते हैं जो दिल्ली में मुगल रूलर पे जाके वो अटैक करते हैं। ठीक है, दिल्ली पे अटैक करने वाले जो पहले मराठा रूलर थे वो आपके बाजीराव प्रथम थे। ठीक है, अगले जो पेशवा आते हैं उनका नाम है बालाजी बाजीराव, यानी जिसे हम नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। तो नाना साहब जो हैं उनका जो कालानुक्रम है वो 1740 से लेकर 1761 तक रहता है। ठीक है, उनके यहाँ पर जो राजा राम हैं और बाजीराव हैं, बालाजी बाजीराव या नाना साहब, उनके बीच में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ संगोला होता है। इसी समय इनके जो रूल है इस टाइम पर ही क्या होता है, जो नादिर शाह होता है अफगानिस्तान का, जो बेसिकली इन्वेडर होता है, वो क्या करता है, मुगल रूलर जो है वहाँ पर जो मोहम्मद शाह है उनके ऊपर दिल्ली में अटैक करता है। तो ये जो अटैक है नादिर शाह का, वो उसमें डायरेक्ट मराठा का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट उसी समय में जो दिल्ली पे इनका अटैक हुआ था। ठीक है, तो ये जो नादिर शाह का अटैक हुआ था उस वक्त जो मराठा रूलर थे वो बालाजी बाजीराव थे या नाना साहब थे। ठीक है, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है उसमें क्या होता है कि बालाजी बाजीराव जो है उनकी हार हो जाती है, और ये कब होता है, ये 1761 में होता है। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है इसमें मराठा का नेतृत्व जो है सदाशिव भाव जो है वो कर रहे थे। ठीक है, इनके बाद क्या होता है, जो अगले रूलर आते हैं उनका नाम होता है माधवराव। ठीक है, माधवराव जो होते हैं वो उनकी जो हत्या है उनके ही चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, और इसी के जो शासनकाल है, इसी वक्त पे क्या होता है कि आपका जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, वहाँ पर अहमद शाह अब्दाली जो है उसके साथ ये थर्ड बैटल होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो मराठा है वो हार जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो माधवराव जो है और महेशजी शिंदे हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि शाह आलम जो है उसे वापस फिर से दिल्ली में मुगल एम्परर बनाते हैं। ठीक है, और नारायण राव जो है इसके बाद जो अगले जो शासक होंगे वो नारायण राव होते हैं। ठीक है, और नारायण राव जो है उनकी हत्या रघुनाथ राव के द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, जो कि उनके ही अंकल थे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, तो इनकी हत्या के बाद क्या होता है, जो रघुनाथ राव हैं वो अगले पेशवा बन जाते हैं, और पेशवा बनने के साथ क्या होता है कि ये ट्रीटी ऑफ सूरत जो है वो अंग्रेजों के साथ साइन करते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो संधि साइन किया जाता है इनके रघुनाथ राव के द्वारा, इसे जो कलकत्ता काउंसिल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसके द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है अगले पेशवा आते हैं, वो रहते हैं पेशवा बाजीराव टू। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो होते हैं वह आखिरी मराठा रूलर होते हैं। ठीक है, जिनका शासनकाल 1796 से लेके 1818 तक चलता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ जो प्रमुख मराठा वॉर हुए उसको हम लोग एक बार डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला एंग्लो मराठा वार होता है, यानी पहला अंग्रेज मराठा वार जो होता है वो आपका 1775 से लेके 1782 तक चलता है। ठीक है, इस वॉर में क्या होता है, आपका ट्रीटी ऑफ पुरिंदर होता है। ठीक है, दूसरा जो युद्ध होता है वो होता है ट्रीटी ऑफ बडगांव, और तीसरा ट्रीटी होता है ट्रीटी ऑफ सालाबाई, जो कि 1782 में किया जाता है वैरन हेस्टिंग और नाना फडणवीस के बीच में। ठीक है,
तो ट्रीटी ऑफ सालाबाई जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग को स्पेशली थोड़ा सा रिमाइंड करके चलना है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सालाबाई किसके बीच में होता है? वैरन हेस्टिंग और नाना फडणवीस के बीच में, ठीक है। ये कब होता है? 1782 में, यानी 1782 में। इसके बाद क्या होता है? जो द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर होता है या युद्ध होता है, यह होता है 1803 से लेके 1806 के बीच में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बाजीराव जो आप द्वितीय जो है वो अंतिम जो मुगल रूलर होता है वो युद्ध में हार जाता है, ठीक है। और क्या होता है? सब्सिडी अलायंस जो है अंग्रेजों के साथ साइन कर लेता है। यहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो हार है वो केकरी राम की जगह पर हो जाती है, और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सालाबाई साइन होता है, जिसमें भोसले, सिंधिया, होलकर ये जो है मिलकर क्या करते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। लेकिन होता क्या कि ये जो है संयुक्त रूप से ये अंग्रेजों से हार जाते हैं, और मराठा साम्राज्य जो है वो पूरी तरीके से बिखर जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो 1818 में मराठा साम्राज्य का अंततः पतन हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है, यहाँ पे ये क्या होता है कि आपका 1817 से लेकर 1818 के बीच में चलता है। यहाँ किसके साथ होता है? तो अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का जो इन्वेडर था वो, और साथ में मराठा जो था उस समय सदाशिव राव भाव और विश्वास राव के अंडर में था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है, यहाँ पर भी जो मराठा है उनकी हार हो जाती है, और यहाँ से मराठा साम्राज्य से पूरी तरह खत्म हो जाता है। यह जो युद्ध हुआ था तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध, इसे पिंडारी युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। और जो बाजीराव द्वितीय था, जो उस वक्त पेशवा था, वह हार जाता है, और अब वो अंतिम इसके साथ ही, उसके हार के साथ ही क्या होता है कि मराठा साम्राज्य जो है उसका पतन हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक बार मराठा साम्राज्य जो है उसके जो पतन है उसका कारण को हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुख्य जो कारण थे वो था सक्सेशन स्ट्रगल, ठीक है। तो एक राजा या एक पेशवा या एक जो छत्रपति थे, उनकी मृत्यु या उनके पद त्यागने के बाद अगला छत्रपति या पेशवा कौन बनेगा, इस बात को लेकर हमेशा मराठाओं के बीच में कहीं ना कहीं आपका अंदरूनी विद्रोह चलता रहा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? एक रॉबर स्टेट था मराठा, बेसिकली एक रॉबर स्टेट था। यहाँ पे लूटपाट के जरिए ही जो युद्ध में कहे गए वहाँ से लूट के जो लेके आए, वही एक आय का स्रोत था, ठीक है। इनके पास कोई रेगुलर इनकम जैसा कोई चीज़ नहीं था, इनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई थी जिससे इन्हें मतलब नियमित रूप से कुछ आय आते रहे, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी, क्योंकि जैसे बताया कि ऑलरेडी ये लोग लूट जो होता था बेसिकली आपका युद्ध में उस पर ही डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती थी। तो क्या होता है, जो राजा थे उनका वो काफ़ी दीर्घकालीन सोच था उनका, वो एम्बिशियस नहीं थे, वो दूर की नहीं सोच के चलते थे, बस छोटे समय के लिए अपना डिसीजन लेते थे, ठीक है। यूनिटी नहीं था किसी भी मराठा रूल्स के अंदर। इसके अलावा क्या होता है कि जो मिलिट्री का जो संस्था था, ठीक है, यानी जो आर्मी थी मराठा की, वो बहुत डिसिप्लिन नहीं थी, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो एक कमज़ोर सैन्य व्यवस्था थी मराठा के पास, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि फील्ड अगेंस्ट सुपीरियर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फील्ड वो जो है वो जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा जो जासूसी हो या फिर जो मिलिट्री टेक्निक्स हो, उसके सामने ये विफल रहे। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मराठा को हार का सामना करना पड़ा अंग्रेजों के सामने, ठीक है। यहाँ पर जो मराठा थे उनके अंदर कुछ लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि चौथ था, यानी कि जमीन से जो भी उपज आएगा उसका 1/4 हिस्सा कर के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ में ही सरदेश मुक्त था, जो कि 1/10 था, ठीक है, यानी 1/10 पार्ट था जो लैंड रेवेन्यू का था, वो उसके अलावा था, यानी चौथ के अलावा उन्हें सरदेश मुखी देना पड़ता था, यानी कि 25+10 यानी कि लगभग 35% जो हिस्सा आपका उपज का जो भी हिस्सा था वह किसानों को कर के रूप में पेशवाओं को देना पड़ता था, ठीक है। और ये जो था ये किस लिए था? तो मुगल जो है रूलर्स है उनसे बचाने के लिए ये अलग से स्वदेश मुखी जो है आपका ये टैक्स लिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा राज्य है जो कि अवध, ठीक है। तो अवध जो है उसे अंग्रेजों के द्वारा अनेक्स कर लिया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? 1856 में, ठीक है। किस बेसिस पे इसे अनेक्स किया जाता है? तो इसे एक
आउटरम नाम के एक ब्रिटिश रेसिडेंट थे जो कि वहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए थे। उनके द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट किया जाता है कि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो अच्छे से नहीं चल रही है। तो माल एडमिनिस्ट्रेशन का यानी कि विधि व्यवस्था अच्छा ना होने का बहाना देकर अंग्रेजों के द्वारा अवध को एनेक्स कर लिया जाता है। ठीक है, अवध जो है उसके जो फाउंडर हैं वह सादत अली खान थे। ठीक है, और इसका जो आपका एनेक्सेशन है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इस साम्राज्य के जो आखिरी रूलर थे उनका नाम वाजिद अली शाह था और इसका कैपिटल जो है आपका अवध का वो फैजाबाद था। तो इस वीडियो में हमने मराठा और अवध दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसमें हम लोग जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिख एम्पायर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।